हेलो, हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई योयो रामलाल आ गया लास्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें जो भी क्वेश्चन हुए हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, इसमें कुछ होमवर्क है वो करेंगे, कुछ प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन हैं 2-1 उसको करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद हम न्यू चैप्टर आज स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई? एक मिली वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर क्या होता है? अमीटर क्या होता है? जब एक गैल्वेनोमीटर में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हो तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम वोल्टमीटर कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को जिसके अक्रॉस क्या मापना हो, मेजरमेंट करना हो पोटेंशियल का, उसके अक्रॉस कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। किसको? इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? वोल्टमीटर। हमने गैल्वेनोमीटर से इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा के वोल्टमीटर बनाया है। और अमीटर किसे कहते हैं? ये है मेरा गैल्वेनोमीटर। इससे मैं एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में अटैच कर दिया। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं अमीटर। ठीक है? ठीक है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट शंट दिया गया है। तो शंट का मतलब हमेशा आप यही समझना कि वह रेजिस्टेंस जिसको हमने गैल्वेनोमीटर के या किसी के भी पैरेलल में लगाया है, और इस शंट की वैल्यू क्या होती है? वेरी स्मॉल। ठीक? इस अमीटर को, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट का मेजरमेंट करना होता है उसके अक्रॉस इस पूरे को पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक? तो आप ऐसे याद रखेंगे, अमीटर यूज़ होता है करंट मेजर करने के लिए, इसीलिए इसको सीरीज में लगा देते हैं। अमीटर यूज़ होता है करंट मेजर करने के लिए, इसीलिए इस अमीटर इंस्ट्रूमेंट को हम रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस करंट मेजर करना है उसके अक्रॉस सीरीज में लगाते हैं। लेकिन जब हम इस अमीटर को बना रहे होते हैं गैल्वेनोमीटर से, तो हम गैल्वेनोमीटर में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका नाम है शंट। उसको हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। अब यही सेम बात इसके लिए कि हम, अच्छा ऐसा क्यों इसको सीरीज में क्यों लगाता है? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, ध्यान रखना, और पैरेलल में मेरा पोटेंशियल सेम रहता है। इसीलिए ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको हम उस रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वही इसके अक्रॉस भी होगा। ये मेरा पूरा इंस्ट्रूमेंट है ये वाला। लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बना रहे होते हैं तब हम एक रेजिस्टेंस आर जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है उसको हम इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं। ध्यान रखना, किस काम में? कन्वर्जन में, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। अब दूसरी बात, अगर मुझे इस इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी बढ़ानी हो या इस गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी बढ़ानी हो कि n टाइम्स इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए टू मेज़र वोल्टेज, तो हम यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे या इसको हटा के एक दूसरा रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो मेरी होगी R = G × n-1। और अगर हम अमीटर की कैपेसिटी n टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं कि वो अपने से इतना ज़्यादा करंट मेजर करे जितना अभी मेजर कर रहा है, तो होगा क्या कि जो इसके थ्रू शंट जोड़ेंगे इसको हटा के उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी G/n-1। अगर हम अमीटर से ही दूसरा अमीटर या वोल्टमीटर से अमीटर बना रहे हैं तो यही सेम काम करेंगे। तो अगर हम अमीटर से दूसरा अमीटर बनाते हैं तो इस शंट की वैल्यू, मान लो अमीटर का रेजिस्टेंस A है और उसको हम n-1 से डिवाइड करेंगे या RA भी कह सकते हैं। अगर हम गैल्वेनोमीटर को हटा के या गैल्वेनोमीटर कैपेसिटी n टाइम्स बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करूँगा। अभी तक मैं बहुत स्लो बोल रहा था, ऐसा लग रहा था मैं 0.075 पर बोल रहा था, लेकिन अब मैं अपनी नॉर्मल स्पीड में बोलना स्टार्ट करूँगा। क्या भाई? गैल्वेनोमीटर को और वोल्टमीटर को और अच्छा वोल्टमीटर बनाने के लिए, मान लो n टाइम्स और ज़्यादा वो V मेज़र कर सके, तो हम एक काम करेंगे, एक रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगाएंगे। वो कैसा होगा? उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, जो पूरे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय n-1। n क्या है? n है, n टाइम्स कैपेसिटी बढ़ गई। अब आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्या है भाई? अब आई थिंक आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पिछले लेक्चर में भी मुझे बताना चाहिए था और अच्छे से, ऐसा मुझे लगा मैंने थ्योरी कम सही बताई, क्योंकि बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, मुझे भी पर्सनली आती है, तो सिंपल भाई आपको भी आती होगी। एक मिली वोल्ट मीटर है। क्या है भाई? पहले कंफर्म कर दो, वोल्ट मीटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 50 मिली वोल्ट मेज़र करने की। मतलब कि ये पोटेंशियल जो मेजर करेगा वो, सॉरी, 25 मिली वोल्ट, मतलब मिली वोल्ट,
मेजर करेगा, ठीक है। मुझे इस वोल्ट मीटर से अमीटर में कन्वर्जन करना है। अच्छा देखो, हमने वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर पढ़ा, अमीटर से अमीटर पढ़ा। अब इसमें हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था अमीटर से वोल्ट मीटर, अब इसमें हम वोल्ट मीटर से अमीटर करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, एक मेरा सवाल आ चुका है। तो क्या करेंगे भाई, हम एक काम करेंगे कन्वर्टेड इनटू अमीटर, अच्छा चेंज कर दिया, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 25 एम्पियर रेंज, मतलब वो करंट 25 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओहम नेसेसरी विथ शंट। अच्छा अगर मुझे एक बात बता दो, जब ये वोल्ट मीटर है, जैसे ये वोल्ट मीटर ऐसा होता है, ये पूरा वोल्ट मीटर है, अब तो इसका जो V है वो मेरा है 25 मिली एम्पियर, मिली को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, मिली वोल्ट, सॉरी वोल्ट है, हाँ। और क्या, इसका जो, इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा अमीटर में, मान लो ये मेरा अमीटर है, तो अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर एक हम शंट लगा देंगे। मान लो इसका रेजिस्टेंस S है, बट दिक्कत की बात इस क्वेश्चन में ये है कि ये पहले कितना करंट मेजर कर रहा है ये तो हमको पता ही नहीं। तो क्या करेंगे भाई, हम एक काम कर सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, लेट कर लिए। तो ये कितना करंट देगा, कौन, वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर कितना करंट यहाँ से निकलेगा, तो वो मेरा हो जाएगा V/R। वोल्ट मीटर की कैपेसिटी दी है 25 × 10⁻³ हमको यहाँ पर n की वैल्यू ही नहीं पता ना, तो हम आगे का सिस्टम ही नहीं बढ़ा सकते। मान लिया इसका रेजिस्टेंस R है, हमको वैल्यू नहीं पता, ठीक है, R ही रहने दो। अब जब हम जब इसको वोल्ट मीटर से अमीटर बनाएंगे, तो ऐसे इसके अक्रॉस एक S ज्वाइन करेंगे, मतलब एक रेजिस्टेंस ज्वाइन करेंगे, तब क्या होगा, तब ये अमीटर मेरा 25 एम्पियर मेजर करेगा। तो क्या मेरे I फाइनल की वैल्यू ये आ गई, I इनिशियल ये है, तो मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, I फाइनल डिवाइडेड बाई I इनिशियली जब वो वोल्ट मीटर था, फाइनली जब वो मीटर बन गया, फाइनली जब अमीटर बन गया तो 25 एम्पियर मेजर कर रहा है। इनिशियली जब वोल्ट मीटर था तो वो मेजर कर रहा था 25 10⁻³ उसको नीचे ला दो, और R भी आई थिंक नीचे ही है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल, ये है ना, हाँ, तो ये वाला पार्ट भाग जाएगा, इसके ऊपर चला गया भाई, जाने दो इसको। तो ये कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1000, एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, एक काम करो ऐसे ही लिख लो, जब भी आपको ऐसे दिक्कत हो, कुछ नहीं है तो ये 25/1 है डिवाइडेड बाई 25/1000 R है। अब इसको हम पलटी मार देंगे तो ये हो जाएगा 1000 R डिवाइडेड बाई 25, सही तो था यार, मुझे ऐसा लगा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो मेरी जो n की वैल्यू है वो मेरी आ गई 1000 R, ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें शंट की वैल्यू चाहिए, शंट ऐसी वैल्यू चाहिए जो किसके फॉर्मेट में हो, हमको शंट की वैल्यू चाहिए ताकि उसकी कैपेसिटी n टाइम्स बढ़ जाए, अमीटर बन गया है। ऊपर किसका रेजिस्टेंस रखेंगे वो बताओ, ऊपर रखेंगे हम जो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर में लगा था, ये वाला, पहले ऐसा था, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये R को एज इट इज़ रहने दो, रहने दिया, n की वैल्यू 1000 R है -1, क्या अगर 1000 में से 1 चला जाएगा तो कोई दिक्कत, लगभग न के बराबर फर्क पड़ेगा, तो इसको हम इग्नोर मार देंगे, तो हम लिख देंगे R/1000 डिवाइड बाई R से R कैंसिल, तो ये बच जाएगा 0.001। आगे चलेंगे, अच्छा क्वेश्चन था भाई, दिमाग लगाने वाला था, मैं तो पहले बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं। आगे चलेंगे, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, उसको कनेक्ट किया। अब मैं अपनी गियर थोड़ी सी चेंज करूँगा, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, उसको 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग सीरीज में, ठीक है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 डिवीजन का ऑब्टेन हुआ, जैसे ये कांटा होता है, कांटा इसमें ऐसे 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 मेजर करने का, 1 2 3 4 5 6 30 तक, ठीक है। तो बोल रहा है अगर मैं रिड्यूस करूं क्या, डिफ्लेक्शन कहाँ तक, 20 तक, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका ये मतलब आपको समझना पड़ेगा कि इसको मैं हटा के कौन सा दूसरा रेजिस्टेंस लगाऊं कि जो पहले 30 डिवीजन दे रहा था अब 20 देने लगे, ठीक है। ये कैसे होगा भाई, ये ऐसे होगा कि पहले निकाल लेते हैं हम करंट, कि कितना करंट जा रहा था, आई क्या होता है V/R, V कितना है क्वेश्चन में दिया है 3 वोल्ट, R कितना है 2950 है सीरीज में, और ये पैरेलल में 2950 है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और 50 किसका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, +50, तो ये हो जाएगा कितना मेरा 3000 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 10⁻³ एम्पियर, 1 डिवाइडेड बाई 1000 यही होता है, तो ये मेरा आई आ गया। अब मुझे एक बात बताओ,
इस आई के करस्पॉन्डिंग मतलब 30 डिवीजन मुझे मिल रहा है जब 10⁻³ एम्पियर करंट जा रहा है। तो एक डिवीजन मिलेगा जब 10⁻³ एम्पियर डिवाइडेड बाई 30 जाएगा। और मुझे चाहिए कितना 20, तो 20 के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कट गया, तो ये मेरा कुछ आ जाएगा 2/3 इंटू 10⁻³ मतलब इतना करंट जाएगा तो 20 डिवीजन की डिफ्लेक्शन होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं। आई फाइनल जो होगा वो मेरा होगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। पहले कितना आर था, वी तो अभी भी उतना ही है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उतना ही है, आर इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में है। और हम नया रेजिस्टेंस आर जोड़ेंगे कब, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ करंट उसमें से निकलने के लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारे आर की जो वैल्यू है वो 4450 आ जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, हमको करंट अमीटर में बताना है। ये जो अमीटर दिया है इसमें हमको करंट बताना है। कैसे बताएंगे भाई, क्या इस टाइप के सवाल कर चुके हैं? पहले बता दूं, नीट 2023 का ये सवाल है। 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ठीक है। अमीटर पे करंट नहीं भाई, जब अमीटर में करंट नहीं जा रहा है तब मुझे इसका ईएमएफ बताना है। तो क्या हमने बल्ब वाले क्वेश्चन में ऐसे सवाल नहीं किए थे? सही सही बताना, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको समझ गया होगा ये बात। जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो जो करंट यहाँ से निकलेगा वो करंट यहाँ पर वापस चला आएगा, मतलब यहाँ पर कोई करंट जा ही नहीं रहा है, मतलब ये एक तरह से बल्ब फ्यूज जैसा केस हो गया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो आई जो होगा वो मेरा V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 10, R कितना है 10, 10 से 10 गया 1, मतलब 1 एम्पियर का करंट निकलेगा। अब जब 1 एम्पियर का करंट निकलेगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे। कैसा पॉइंट, Vx। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे Vy। हम अगर इस लूप में चल के Vx माइनस Vi निकाल लें तो वही इसका EMF होगा। लूप में चलना हमने कूदो कंसेप्ट से बहुत अच्छे से सीखा है। तो भाई तो किस बात की देरी, चलते हैं। यहाँ पर गए 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 गए, यहाँ तक पोटेंशियल सेम है, Vx ही है। अब यहाँ पर तो करंट जा रही है, यहाँ पर तो नहीं थी, यहाँ पर करंट जा रही है और मेरा पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में है, तो I इंटू आर जो होगा इसीलिए माइनस में होगा। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत बताया था कि जब मेरा पाथ और करंट का पाथ सेम हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो माइनस आई कितना है 1 एम्पियर, आर कितना है 6 एम्पियर, ठीक है। अब मैं घूम के यहाँ आऊँगा, यहाँ आऊँगा, यहाँ पर तो करंट है ही नहीं ना। जब यहाँ पर करंट है ही नहीं तो हम 0 का मल्टीप्लाई आर से करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है Vy, हम फाइनल पॉइंट पर अपने आ गए, ठीक है, ठीक है। अब क्या हमने ये पूरा लूप क्लोज किया? नहीं, क्लोज किया होता तो यहाँ पर पहुँच जाते, हम यहाँ पर नहीं पहुँचे, हम इसी पॉइंट पर हैं और इसी का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ईएमएफ होगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 0 = Vy और यहाँ से Vy माइनस Vx हो जाएगा +6, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब आते हैं मीटर ब्रिज के सवाल पर। क्या होता है मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज काम करता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन, जिसमें नॉर्मली ये 1 मीटर की वायर होती है, इससे कम और ज़्यादा की भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ यूज होता है, क्या जानते हैं, कि गैल्वेनोमीटर को यहाँ रखेंगे, जब ये I 0 हो जाएगा तो ये डिस्टेंस, मैंने सच में ये एक्सपेरिमेंट क्लास में किया है जब मैं 11th में था, 12th में था, मेरे टाइम में 12th में चैप्टर था, तो ये सच में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये नॉन रेजिस्टेंस होगा, ये अननोन होगा, तो इस रेजिस्टेंस का डिवाइड करेंगे हम इस रेजिस्टेंस से, इतने पार्ट के रेजिस्टेंस से, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, ये चीज़ नहीं लगाएंगे, बट इसकी जो लेंथ होगी, जिस लेंथ पर करंट 0 हो जाएगा वो वाली लेंथ इसके करस्पॉन्डिंग ले लेंगे, ये वाली लेंथ इसके करस्पॉन्डिंग। अब ये कह रहा है कि ये 40 सेंटीमीटर, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता था R1/R2 = R3/R4, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस नॉन वाला डिवाइडेड बाई, अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 60 = यस, जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है, डिवाइड बाई 40। तो R 25 है, नीचे 60 है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ S कह देते हैं भाई, डिवाइडेड बाई 40, ये इससे कैंसिल हो गया। अब तो इसको इस साइड लेके जाओ, R यस = 25 चौके 100 डिवाइडेड बाई 6, इसको 2 से काटो तो ये आ जाएगा 50/3, इस पार्ट का रेजिस्टेंस। तो इसको हम अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, क्या निकालना है, हमको 2 केस दिया है। 5 ओम का रेजिस्टेंस है नॉन वाला,
आर है अननोन वाला रिस्पेक्टिवली। जब आर को हमने शंट किया, देखो मैंने पहले बोला था शंट का मतलब आप समझना रेजिस्टेंस और उसके पैरेलल में, तो यहाँ पर मैंने इसको आर से शंट किया विथ इक्वल रेजिस्टेंस मतलब आर से ही, तो नया बैलेंस पॉइंट 1.6 टाइम्स ऑफ L1 आ गया। तो मुझे आर की वैल्यू बताओ। अच्छा, जब शंट नहीं किया था तो मान लेते हैं केस 1 था, और तब 5/L1 हो जाएगा R/100 माइनस L1, ये जब शंट नहीं किया। जब शंट कर दिया तो 5/1.6 L1 इक्वल टू R/100 माइनस 1.6 टाइम्स ऑफ L1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इसमें हमको अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो आर की वैल्यू है वो मैं जानबूझ के डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ से जो हमारे आर की वैल्यू है वो आ जाएगी 500 नहीं, 5 ब्रैकेट के अंदर 200 माइनस 3.2 L1 डिवाइडेड बाई 1.6 L1, और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू 5/L1 ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस L1। तो हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तब हमको L1 की वैल्यू मिल जाएगी, और वो L1 कितनी होगी 25। अब इस L1 को इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं L1 को, तो 5 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 75। कैसे, 100 में से L1 गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 75 उधर चला जाएगा, 75/5 इज इक्वल टू R, 5 एकम 5, 5 बचे 25, तो R की वैल्यू मेरी 15 आ जाएगी। अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करता लेंथी होता, क्रॉस मल्टीप्लाई सीखना जरूरी है, आप लोग सीख लीजिए, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं है, बहुत टाइम फालतू चला जाता है। एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है। नल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पर, इसको जॉकी बोलते हैं, इस जॉकी को रखेंगे जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, तो करंट मेरा I0 होगा। ठीक है, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो। ये तो भाई छपरी सवाल है सच में। 10/40 x/60, एक जीरो से एक जीरो, ये इधर गया, 60/4 x 15, 15 चौका 60 होता है ना, 15 आ गया। आगे चलेंगे। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि हमारे माननीय सर जी भी इस सवाल में फंस गए थे। जनरली ये जो वायर है ना, वायर ये, या जिससे इसको जोड़ेंगे, इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल लेते हैं। लेकिन एक मिनट, ये क्वेश्चन ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साला रेजिस्टेंस दिया किसका है। तो हम बना लेते हैं अपना डायग्राम, बना लिया। अब मुझे इस क्वेश्चन में दिया है लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज रेजिस्टेंस वायर, ये एक वायर है। ठीक है, बैलेंस 10 ओम रेजिस्टेंस इन राइट गैप, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, राइट गैप में, जो कि डिवाइड कर रहा है ब्रिज वायर को। बस आप इस चीज़ को पकड़ लीजिए, इसको हम ब्रिज वायर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड कर रहा है 3:2 में, मतलब L1/L2 को हम 3/2 कह सकते हैं। अगर हम सिर्फ L1 लिखना हो तो लिख सकते हैं 3x, और L2 को हम लिख सकते हैं 2x। तो इसको ये 3x और 2x में डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है, तो करने दो। जब हम जॉकी यहाँ पर ऐसे टच करेंगे जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने लेट किया कि इसका रेजिस्टेंस R है, तो क्या हम इस R की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले एक और देखते हैं चीज़, इफ़ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर, ये जो वायर रेजिस्टेंस के फॉर्म में लगाया है, इस वायर की लेंथ मुझे दी है इतना है, देन लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस वायर, हमको इस लेंथ का रेजिस्टेंस नहीं पूछा, ये R जो है ये पूरे 1.5 मीटर का रेजिस्टेंस होगा। हमको पूछा है कि 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए कितना मीटर वायर बड़ा होगा। कुछ अजीब नहीं बन गया ये सवाल। तो हम क्या करेंगे, पहले 1.5 मीटर के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, तब आगे बात करेंगे। तो R/3x इज इक्वल टू 10/2x, तो x से x चला जाएगा, चला गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 2R इज इक्वल टू 30 और R मेरा 15। तो क्या ये 1.5 मीटर वायर की रेजिस्टेंस 15 ओम आ गई। हाँ, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपली 15/1.5/15। कैसे किया, यूनिटरी मेथड से। यही चीज़ तो क्वेश्चन में पूछा कि 1 ओम की लेंथ कितनी होगी। ये 1.5 मीटर की जो रेजिस्टेंस थी वो 15 थी, तो 1 ओम की रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वायर की लेंथ हो जाएगी कितनी, ये इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। इसको अगर मीटर में लिखेंगे
तो 1 × 10⁻⁻1 मतलब ये वाला ऑप्शन। अच्छा सवाल था। अब आपको एक चीज़ समझानी थी कि ये है मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये तो हम कैपेसिटर में भी देख चुके थे। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, तो मैं एक काम किया, मैं इन दोनों वायर को इसके अराउंड लगा दिया, बैटरी वाले को, और इस रेजिस्टेंस को जिससे कोई करंट नहीं पास होता उसको मैं इसके अराउंड लगा दिया। तब भी ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। आई जो है वो इसके थ्रू जीरो ही जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी चीज़ का यूज़ इस क्वेश्चन में होने वाला है। द मीटर ब्रिज वायर शोन बैलेंस पॉइंट P/Q L1/L2, ठीक है। नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल। मतलब इस पॉइंट पर जहाँ पर हमने लगाया था बैटरी, उसको हमने चेंज कर दिया इस पॉइंट से। तो क्या हम, ये मेरा करंट जीरो जाएगा तो ये मेरा गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है। ये मेरा बैटरी हो गई। मैंने इन दोनों पॉइंट को इंटरचेंज किया, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, तब भी करंट इसके थ्रू जीरो जाएगा। तो जब इसको इंटरचेंज कर देंगे तब भी करंट जीरो जाएगा। तो यस, क्या ब्रिज काम करेगा और बैलेंस कंडीशन जो पुरानी थी वही रहेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीज़ इस फॉर्मेट में पता होती तो आप ये सवाल कर ले जाते, इसीलिए मैंने पहले वो बता दिया। आगे चलेंगे। अब एक मीटर ब्रिज शो दिख रहा है, एक्स जो है वो निगेटिव टेम्परेचर कॉएफिशिएंट है। इसका क्या मतलब? अब एक्स अगर कुछ नहीं दिया है तो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है बताओ? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटती है भाई, कंडक्टर की। ये हमने स्टार्टिंग की क्लासों में ही पढ़ा है। तो जब टाइम जीरो होगा तो रेजिस्टेंस फिक्स होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। तो हमको पूछ रहा है व्हेन करंट पासेस फॉर सम टाइम सर्किट बैलेंस पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा और क्या नेग्लेक्ट करना है? वेरिएशन ऑफ अदर रेजिस्टेंस, इसको हमको नेग्लेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, कौन सी बात? कि आर मान लेते हैं ये लेंथ कुछ एल है, ये लेंथ L2 है, ठीक है। तो हम R/L1 इज इक्वल टू X/L2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्या मैं R/X इज इक्वल टू L1/L2 भी लिख सकता हूँ? भाई इसको इधर तो लेके जा ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब X का जो टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होती है, ये निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है, ठीक है। ठीक है, तो जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो होगा क्या? तब भी ये बैलेंस है, तो इसकी वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये L2 की भी वैल्यू कम हो जाएगी और L1 बढ़ने लगेगी। तो L2 की वैल्यू कम होगी मतलब ये इसको यहाँ पर टच करना पड़ेगा और L1 बढ़ जाएगा तब। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी है वो B की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब सेकंड वाला आंसर। आगे चलेंगे। आर इक्विवेलेंट हमको बताना है, पहचानने आना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमको सीखना है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रजिस्टर के इस साइड और उस साइड बराबर हो जाए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या ले लूँ, एक्स ले लेता हूँ। ले लिया एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स, और ये देखो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को सीरीज में जोड़ दूँ तो इनका रेजिस्टेंस 2R होगा, इसको भी जोड़ दूँ तो 2R होगा। अब क्या जो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं इनके लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम पोटेंशियल है? हाँ, तो ये हो जाएंगे पूरे शॉर्ट सर्किट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम, जब ये शॉर्ट सर्किट हो गए तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। जब ये खत्म हो गया शॉर्ट सर्किट होके तो ऐसे इसको हम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कर दिया भाई। अरे यार मुझे लग रहा है मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया। नहीं नहीं नहीं, यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेरा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एक क्वेश्चन यार छोड़ दिया, अभी उसको मैं आपको बता दूंगा, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं, उतना खास नहीं था। कैपेसिटर में हम सीखे हैं वो चीज़। तो ये मेरा ऐसे आर हो गया और ये ऐसे आर हो गया, तो ए और बी के बीच ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनका आर इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा। इसमें आते हैं भाई, सेम चीज़ करेंगे हम यहाँ पर भी। हम लेट कर लेंगे ये पॉइंट x, तो ये भी x, हाँ दोनों x हो गए। इसको हम पॉइंट B बोल देंगे तो ये भी पॉइंट B हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं और इन दोनों को जोड़ूं तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब बचा क्या? इतना पार्ट तो मेरा द एंड हो गया। अब मेरे पास नहीं नहीं नहीं, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर भी x हो गया था ना, ये देखो यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पर बी पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक्स पॉइंट है, इस पॉइंट पर बी है, इस पॉइंट पर एक्स है, ये वाला शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक पॉइंट ए बनाता हूँ, एक बी, बीच में एक्स, तो ये वाला रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच, बी और एक्स के बीच में है। हाँ, ये वाला बी और एक्स के बीच में है, ये वाला बी और एक्स के बीच में है, और ये वाला किसके किसके बीच में है, एक्स और ए के बीच में है। ठीक है, ये तीनों का आर इक्विवेलेंट R/3 लिख देंगे। एन इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो इन ये रेजिस्टेंस और ये R/3, मतलब R/3 और R सीरीज में है, तो सिंपली दोनों को हम जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो 3 एक 4R, 4R/3 मेरा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। एक सवाल जो छूट गया था उसको मैं बता देता हूँ। देखो, ऐसे 3 रजिस्टर थे, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट किया है, और 4 थे, 4, और इससे इसको कनेक्ट किया। ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसके अराउंड आर इक्विवेलेंट बताना है। कैसे बताएंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट भी ए है, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट भी बी है, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ए और बी के बीच में बचा सिर्फ एक रेजिस्टेंस, तो इसीलिए मेरा आर ए बी जो है वो आर हो गया। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आरसी सर्किट पर बेस्ड है। आरसी सर्किट के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे। क्या, अगर टाइम जीरो की बात कर रहा है तो हम कैपेसिटर को, जो कैपेसिटर है उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मान लेंगे सिंपल वायर। ठीक है, और आर इन्फिनिटी बोल रहा है या स्टडी स्टेट, ये क्या होता है भाई, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर को हम क्या मान लेंगे, ब्रोकन वायर। ये है सिंपल वायर, कैपेसिटर को ये मान लेंगे, इसको हटा के सिंपल वायर लगा देंगे, और जब स्टडी स्टेट या टाइम इन्फिनिटी आ जाएगा तो उसको ब्रोकन वायर, मतलब ऐसे बना देंगे, ऐसे टूटा हुआ तार। और जब ये सिंपल वायर होगा तो सिंपली कैपेसिटर को ऐसे चेंज कर देंगे, और जब ब्रोकन वायर होगा तो ऐसे कर देंगे। ये कब होगा, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जब वो फुल चार्ज हो गया या स्टडी स्टेट। अब करते हैं इस पर क्वेश्चन हम, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्या है क्वेश्चन, मुझे जब टाइम जीरो था तब करंट, और जब टाइम इन्फिनिटी था तब करंट बताना है। तो जब टाइम जीरो होगा तो क्या होगा भाई, तो ये हट जाएगा और ये बन जाएगा सिंपल वायर। अब इसमें तो रेजिस्टेंस एक छोटा बच्चा भी निकाल सकता है भाई। कैसे कैसे निकाल सकता है छोटा बच्चा, आप क्यों नहीं निकाल सकते तब। ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है, ठीक है, 6 6 12, 4 2 8, और ये दोनों पैरेलल में हो गए। कैसे हो गए, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 4 और 2 6 होगा, और इनका जब पैरेलल एडिशन करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, तो 12 छंग 72, 12 छः 18, 72 बाई 18, 18 दूनी 36, 37 18 चौक 72, तो 4 मेरा आई इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो आई जो होगा वो डेल्टा वी बाई आर हो जाएगा। डेल्टा वी कितना है, मतलब पोटेंशियल 10 है, आर कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। ठीक है, 4 आएगा, 18 18 18 37 38 18 चौक 72, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे 5 से, तो 5/2 एम्पियर का करंट निकलेगा। कब, जब टाइम जीरो था, तो मेरा यहाँ पर करंट आ गया 5/2 एम्पियर। जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो होगा क्या, तो ये बन जाएगा ब्रोकन वायर। जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो ये समझ लो ये है ही नहीं, ये ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तब क्या करेंगे, तब करंट निकालने के लिए हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे भाई, हम अभी भी इन दोनों को चाहें तो ऐड कर लेंगे, कर लो ऐड, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये मेरा ये हो गया, ये मेरा ऐसे बन गया, और ये ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट चला गया। ऐसे ये तार है ही नहीं ना, तो ऐसे हो गया, और ये रेजिस्टेंस है, तो ये 12 हो गया, ये मेरा 6 हो गया, ये मेरा 10 वोल्ट है। तो अब करंट कैसे निकालें, सोचो जरा, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा लेकिन करंट यहाँ से ये भेजेगा ही नहीं, क्यों। अच्छा एक बात बताओ, आप एक बल्ब लो और एक वायर उसमें लगाओ और दूसरा वायर जोड़ो ही मत, क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, जब तक ये इससे कनेक्ट नहीं होगा तो कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब आई मेरा जीरो आ जाएगा। और इस बात को ध्यान रखना कि पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, बट फिर भी मेरा करंट जीरो हो सकता है। ठीक है, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल जब करंट नहीं जा रहा है तो ये 10 ही रहेगा। यही चीज़ आगे सर ने बताया, पता नहीं कैसे मत्था में नहीं घुसी किसी के, करंट पास ही नहीं होगा और पोटेंशियल 10 ही रहेगा स्टडी स्टेट में। अब चार्ज कैपेसिटर पे बताना है, जब ऑन 2 माइक्रोफेराड, जब टाइम इन्फिनिटी है, तो जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ब्रोकन वायर, ये बन जाएगा ब्रोकन वायर। तो क्या मैं इसको रीड्रॉ करूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ऐसे,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हाँ, कर सकते हो। क्या अब ये एक तरह से केवल रजिस्टर है 5, 10 और 5 का, और तीनों सीरीज में है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो I जो होगा वो मेरा हो जाएगा V/R। V कितना है 20, R कितना है 5 5 10 10 20, सीरीज में है तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो I मेरा 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब क्या करें, हमको तो Q निकालना है। तो जब स्टडी स्टेट होता है तो कैपेसिटर फुल चार्ज होता है, मतलब Q इक्वल टू CV होता है। तो C तो हमको पता है, किसी तरह V निकाल लें तो काम बन जाए। हमने करंट निकाला ही इसीलिए ताकि V निकाल सकें। अब एक काम करेंगे, हम हम एक काम करेंगे, इसके अराउंड निकालना था सिर्फ। हाँ, तो यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेंगे। करंट तो हमको पता ही है कितना चल रहा है भाई, 1 एम्पियर, वो सिर्फ इसी में से जाएगा। तो ऐसे हम घूम कर आ जाएंगे। मान लेता हूँ ये कुछ VA है, ये VB है। तो जो मेरा VA माइनस VB होगा वही इस कैपेसिटर के अराउंड चेंजिंग पोटेंशियल होगा। तो चलते हैं भाई, चलो। पहले हम पहुँचे VB पर। अब मेरा पाथ और करंट का पाथ सेम है, इसीलिए -1 × 5 लिखा। कैसे, प्रीवियस क्लासेस देखो, पूरा क्वेश्चन किया है। फिर यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये तो भाई ब्रोकन वायर है। फिर से मेरा पाथ और करंट का पाथ सेम है, इसीलिए मैंने I × R ये लिखा, I × R एक बार ये लिखा। अब मैं यहाँ न जाके यहाँ आता हूँ, तो सिंपली मेरा पोटेंशियल VA हो जाएगा। अब VB -5 -10 कितना हो जाएगा, -15 बराबर VA। तो VA माइनस VB मेरा, VB माइनस VA जो है वो मेरा 15 हो गया। तो क्या मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा आ गया। हाँ, तो मैं यहाँ पर अब लिख सकता हूँ Q इक्वल टू CV। C पता है 2 है, V मेरा 15 है, तो आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है हमको चार्ज बताना है कैपेसिटर पर जब स्टडी स्टेट हो। अब स्टडी स्टेट में क्या होता है पहले ही बता दिया है मैंने कि ये कैपेसिटर यहाँ पर जैसे है ही नहीं, मतलब ये ब्रोकन वायर हो गया, इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं। तो क्या करेंगे भाई, बस पिछले क्वेश्चन की तरह पूरा काम करेंगे हम, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या मुझे एक बात बता दो कि मैं अगर इसके अराउंड, इसके पॉइंट के अराउंड पोटेंशियल निकाल लूँ और Q इक्वल टू CV लिख दूँ, क्योंकि स्टडी स्टेट में फुल चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, तो मैक्सिमम हो जाता है। तो C पता है, बस V निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाए। तो V कैसे निकालेंगे, सोचने की बात तो यही है। मुझे एक बात बता दो, ये 10 ओम है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह पहले हम एक बार I निकालेंगे, फिर उसके बाद हम V निकाल लेंगे। क्या ये दोनों सीरीज में हैं? हाँ, ये दोनों सीरीज में हैं, तो 4 2 6 हो जाएंगे। और ये दोनों पैरेलल है, और 6 और 3 का पैरेलल में 2 ओम आता है, R इक्विवेलेंट। ये तो रट जाना चाहिए अब तक, क्योंकि इतने सवाल कर चुके हैं। अब आगे क्या, I निकालना है, I होगा V/R। V मेरा है 10, R मेरा है 2। तो क्या मेरा I 5 एम्पियर आ गया? हाँ, I मेरा 5 एम्पियर आ गया। बस इस पॉइंट को ले लो VA, इस पॉइंट को ले लो VB, और यहाँ से यहाँ चल दो भाई, अपना काम बन गया। चलते हैं VA, VA I यहाँ पे ध्यान ही मत दो, यहाँ पे चलो तुम, यहाँ पे चलते हैं। अब समस्या ये है कि करंट तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो अब क्या करें। तो ये 6 ओम है, ये 3 है, क्या दोनों पैरेलल में हैं? ये और ये पैरेलल में क्या होता है, V सेम हो जाता है। तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका R ज़्यादा उसमें I कम। तो हम लेट करेंगे, बड़े वाले में X करंट जा रहा है, तो छोटे वाले में 2X जाएगा, और 2X प्लस 3X का जो सम होगा, सॉरी X और 2X का जो सम होगा वो मेरा कितना एम्पियर होगा, 5 एम्पियर। तो यहाँ से X की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, मतलब इसमें जो करंट जाएगा वो 5/3 एम्पियर जाएगा। बस मेरा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम, इसीलिए माइनस I मेरा है 5/3, R मेरा है 4। घूमते घूमते यहाँ पर पहुँच गए, ये दोनों एक हो गए हैं। अब बस यहाँ पर लिख दो बराबर VB। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 -20/3 इज इक्वल टू VB, -20/3 इज इक्वल टू VB। तो इसको हम इस साइड, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो मेरा जो डेल्टा V है वो मेरा 20/3 हो जाएगा, और Q इज इक्वल टू CV। C मेरा 20 है, V मेरा 20/3 है, तो ये मेरा हो जाएगा 400/3 मेरा चार्ज स्टोर। आगे चलेंगे अगले सवाल में। जब टाइम 0 है तब, और जब टाइम इन्फिनिटी है तब हमको करंट बताना है। क्या ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो जाएगा? हाँ,
जब टाइम जीरो है तो हम इसको एक सिंपल वायर मान लेंगे, कैपेसिटर ना मान के सिंपल वायर मान लेंगे। मान लेते हैं भाई। तो यहाँ पर 20 वोल्ट था, तो यहाँ पर भी आ गया 20 वोल्ट। यहाँ पर मान लेते हैं जीरो था, तो यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये 20 मानता हूँ, ये जीरो, तो 20 और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस, जीरो और 20 के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस, 20 और जीरो के बीच में तीसरा रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस 5 12 3, एक 5 है, एक 12 है, एक 3 है। तीनों को जब हम सीरीज में ऐड करेंगे तो ऐसे करेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/5। 12 25 60, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 60, 60 है, 3 दूना 6, तो ये 20, 12 25 60 और 5 12 25 60, तो यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 12 20 5 12 सबको जोड़ेंगे तो 20 10 30 2 32 3 37/60 मेरा आर डिवाइडेड बाई आर ए वन डेड आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट मेरा 60/37 आ गया। क्या मेरा आर इक्विवेलेंट आ गया? हाँ, तो मैं करंट अब लिख सकता हूँ। कितना हो जाएगा? डेल्टा वी मेरा 20 है, आर इक्विवेलेंट 60/37 है, 37 पर चला गया। ये मेरा आई आ गया कब? बिफोर चार्जिंग, मतलब जब टाइम जीरो था। अब जब टाइम इनफाइनाइट होगा या स्टडी स्टेट होगा तो क्या होगा? ये मेरा बन जाएगा ब्रोकन वायर। ये मेरा बन जाएगा ब्रोकन वायर, मतलब इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। जब इसका मतलब ही नहीं है तो तीनों सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट 12 3 15 15 5 20 हो गया। अब मेरा आई 20/20 हो जाएगा, तो करंट 1 एम्पियर हो गया। देखिए, एक बार ये साला बिहेव कर रहा है पैरेलल जैसा, एक बार सीरीज जैसा। अब इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के सॉल्यूशन नहीं मिटाया, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं यार हम। स्टडी स्टेट होगा तो इस कैपेसिटर को हम ब्रोकन वायर मान लेंगे। तो मेरा आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ जीरो लेट करेंगे, यहाँ से कूदेंगे तो बड़े डंडे से छोटे डंडे पर जा रहे हैं इसलिए माइनस। ठीक है, करंट निकाल लिया है 1.4 एम्पियर। कैसे निकाल लिया है करंट भाई? आर इक्विवेलेंट करके। दो और दो कैसे हैं बताओ? सीरीज में, आपस में एंड टू एंड कनेक्शन है। ये ब्रोकन वायर है तो इसका कोई मतलब नहीं। तो आई जो होगा वो मेरा डेल्टा वी बाई आर हो जाएगा। अब ये कैसे लिख रहे हो तुम? ये मैं लिख रहा हूँ ऐसे कि ये दोनों जो बैटरी है अपोजिट पोलैरिटी से है, तो मैं 2 - 1 कर दूंगा, तो मेरा इन दोनों की वजह से ई इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा। तो मैं वी बाई आर करूँगा। आर मेरा 4 है, वी मेरा 1 है। सिंपल सिंपल। तो इसमें जो करंट है वो इतना आ जाएगा। ठीक है, करंट तो आ गया। चेंज इन पोटेंशियल कैसे लिखोगे? हम चेंज इन पोटेंशियल लिखना है ये 2 माइक्रोफेराड के अराउंड। क्यों लिखना है? ताकि चार्ज मैं निकाल सकूं। तो यहाँ पर हमने मान लिया वी ए वी बी, बस यहाँ से चल के यहाँ आ जाओ। तो मान लिया ये वी ए है, छोटे बड़े डंडे से छोटे पे गए तो -1.5, फिर यहाँ से यहाँ आए, बड़े से छोटे से बड़े पर गए तो मैं यहाँ पर कर दूंगा +2, 2 वोल्ट है ना इसीलिए +2। फिर यहाँ से यहाँ गए, मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम, इसीलिए माइनस कितना एम्पियर करंट? 1/4 आई इंटू आर कितना? 2। तो इस 2 से इस 2 को काटे तो यहाँ पर बच गया 1/2 मतलब हाफ, और 1.5 माइनस हुआ 2 में से, तब भी बचा कितना? +1.5 मतलब 1/2 प्लस 1/2 माइनस, ये कैंसिल हो गया। बराबर यहाँ से यहाँ पर गए तो वी बी हो गया, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा वी ए बराबर वी बी हो गया, और वी ए माइनस वी बी 0 हो जाएगा। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो Q इक्वल टू सी वी, तो मतलब चार्ज 0 स्टोर हो जाएगा। आगे चलेंगे। फॉलोइंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ 5 माइक्रोफेराड और 2 मेगा का रेजिस्टेंस। तो हमको करंट की वैल्यू बतानी है जब टाइम जीरो था। जब टाइम जीरो रहा होगा तो ये सिंपली मेरा ओपन वायर बन गया होगा। बना दो इसको ओपन वायर, बना दिए। अब एक बात बताओ, जब ये ओपन वायर बन गया तो इस पर पहले से चार्ज इतना स्टोर्ड है, मतलब Q इक्वल टू सी वी। Q भी है, C भी है। तो मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है जब स्विच क्लोज करेंगे T0 पर तो वैल्यू ऑफ करंट T0 पर ही बतानी है। एक काम करो, ये मैंने क्या कर दिया, छी ससुर, मैंने साला रजिस्टर को ही उड़ा दिया। ये उड़ेगा ये। ये उड़ाने के लिए ये सिंपल वायर बन जाएगा, और जितना चार्ज ये स्टोर किया है वही इसमें जाएगा, रजिस्टर उसको खा जाएगा। ठीक है, मतलब जितना पोटेंशियल इसके पास है इस चार्ज की वजह से वो रजिस्टर यूज कर लेगा। तब हम इसको यूज करके करंट निकाल सकते हैं। करंट होता क्या है?
करंट होता है सिंपली V बाई आर। आर तो हमको पता है 2 इंटू 10⁻³ प्रॉब्लम है मुझे V में। V कैसे आएगी भाई, C क्यू दिया है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा। तो 50 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 5 माइक्रो फैराड कैंसिल होकर कितना आ गया बताओ, 50 पाँच 50 10 आ गया, तो ये मेरा 10 आ गया। 2 से इसको काटो, 2 बचे 10 और फिर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ तो 5 माइक्रो एम्पियर मेरा आंसर हो जाएगा। अरे यार मैं मेगा और किलो में फ़र्क भुला गया हूँ, छी ससुर। मेगा मतलब 10⁻6 होता है, तो यहाँ पर 10⁻6 आएगा तो यहाँ 10⁻⁻6 होगा। माइक्रो फैराड जो 10⁻6 होता है तो ये वाला आ जाएगा। किलो ओम होता तो 10⁻³ होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नीट के लिए नहीं है, फिर भी हम इसको कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर ने करा दिया था। क्यू और टी का एक ग्राफ है, हमको एक इक्वेशन पढ़नी होती है, जो इक्वेशन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू मैक्सिमम 1 माइनस e⁻⁻1 आर सी होता है, यही है। यहाँ पर ये टी है, T1 नहीं टी है, ठीक है। इस आर सी को हम टाउ बोलते हैं, बस इतना याद रखना। अब मुझे एक बात बता दो, क्या फाइनली दोनों पर चार्ज सेम हो रहा है? हाँ, फाइनली दोनों पर तो चार्ज सेम है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का जो क्यू मैक्सिमम है वो मेरा C1V1 इज इक्वल टू C2V2 हो जाएगा? हो जाएगा भाई, C2V2 ये हो जाएगा मैक्सिमम पे। तो दोनों की पोटेंशियल, ये किसका किसका ग्राफ है भाई, ये Q और T का ग्राफ है। एक सेकेंड, T सही से नहीं दिख रहा था इसीलिए ऐसा किया। तो C1V1 बराबर C2V2। अब मुझे एक बात बताओ कि जब Q मैक्सिमम होगा C इंटू V, ये मैक्सिमम है, ये अलग अलग है, तो मेरा पोटेंशियल भी दोनों के अराउंड सेम हो जाएगा। हो जाएगा भाई सेम। अब एक बात बताओ, जब V1 और V2 सेम है, कैसे इसको तुम सेम लिख रहे हो, कैसे बताओ बताओ। अरे यार ये देखो ना, सेम बैटरी से कनेक्टेड है, क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। तो V1 से V2 कैंसिल हो गया तो C1 बराबर C2 हो गया, ठीक है। मुझे C1 और C2 का रिलेशन पता चल गया। अब R1 और R2 के बीच का रिलेशन बताना है। R1 R2 के बीच का रिलेशन कैसे बताएंगे? तुम एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पर एक लाइन खींच दूं तो इसको देख के क्या पता चल रहा है कि ये वाला जल्दी जल्दी चार्ज हो रहा है, ये थोड़ा स्लो चार्ज हो रहा है। ये फास्ट चार्जिंग मोबाइल का मैकेनिज्म है, ये पुरानी मोबाइल का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों का जो टाउ होगा वो कांस्टेंट होगा? मतलब अगर इस पॉइंट को मैं लूँ तो मेरा जो इस पॉइंट सर्किट 1 वाले का टाउ और सर्किट 2 वाले का टाउ, तो किसका टाउ ज़्यादा होगा? सिंपल है भाई, जो तेज़ी से चार्ज हो रहा है उसका टाउ मेरा ज़्यादा होगा। टाउ क्या है? आर सी है, आर और सी का प्रोडक्ट। मैं ये पॉइंट लिया जहाँ पर चार्ज सेम है तो वहाँ पर टाइम अलग अलग है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ R1C1 बराबर R2C2। तो C1 और C2 तो इक्वल है, ठीक है। तो क्या R1 छोटा होगा कि R2 छोटा होगा? एक सेकंड, ऐसा साइन है ना, तो R1 मेरा छोटा होगा, R1 बड़ा होगा, R2 छोटा होगा। यार इस साइड साइन है, इस साइड है, इस साइड है। तो R1 R2 का रिलेशन आ गया। नीट के लिए वैसे भी सवाल नहीं था हमको। अब इसमें ध्यान से देखो, हम एक सवाल करेंगे, उसके बाद वाला आपको खुद करना है। हमको इसमें हीट लॉस बतानी है R1 में और रेशियो बताना है। क्या H जो होता है वो मेरा P इंटू टी होता है, और पैरेलल के केस में हम V²/R वाला फॉर्मूला प्रेफर करते हैं। जरूरी नहीं कि पैरेलल के लिए है, बस हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें V सेम हो जाता है। अब सेम टाइम भी ले लेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम कह देंगे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो T से T तो कट जाएगा, तो मैं कह दूंगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H R के। तो H1/H2 इक्वल टू R2/R1 हो जाएगा। ये मेरी 2x वाली स्पीड है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग होने वाली है। एंड तो मैं एक काम करूंगा, अब मुझे H1/H2 पता चल गया। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना पावर लॉस करेगा? सिंपल है, ये चीज़ तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हो कैपेसिटर में। हाफ Q²/2C, मतलब हीट जो होगी H1 प्लस H2 वो मेरी बराबर होगी Q²/2C के, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, हमें रेशियो वाला एक सवाल कौन सा मिल गया, हम दूसरा वाले सवाल का निकाल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, H1 की वैल्यू को हम, या H2 की वैल्यू को हम, किसी की वैल्यू को भी लिख सकते हैं तो H2 लिखते हैं। H2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं H1R1 डिवाइडेड बाई R2। अब इसको इसमें पुट करो H1R1 R2, H1 H2 की जगह पर
H1 ऐसे ही रहने दो, H1 R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम एक काम करेंगे, क्या काम, H1 को कॉमन लेंगे, ये लो कॉमन, H1 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 1, यहाँ पर 1 प्लस R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो H1 हो जाएगा R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो H1 इसको हम इस साइड भेज देते हैं, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2C के। ठीक है भाई, ठीक है। तो हमारे H1 की भी वैल्यू आ गई, H1 की वैल्यू आ गई। R1 में जो लॉस होगा, इसमें जो एनर्जी लॉस होगी हम उसको H1 बोले हैं, इसमें जो लॉस होगी H2 बोले हैं। तो H1 जो है वो R2 में, H1 जो है वो R1 में एनर्जी का लॉस है, तो R1 में एनर्जी का लॉस आ गया। ऐसे ही जब हम सीरीज में होगा तो H1 H2 ये हो जाएगा और यहाँ पर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। कैसे, पावर का फॉर्मूला यहाँ पर I स्क्वायर R लग जाएगा। तो क्या ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा नहीं दिख रहा है? हाँ, मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपकी गलती है। तो ऐसा ही है, तो जब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो H1 जो है वो ऐसा आ जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और क्यू स्क्वायर बाई 2C। क्या हमने यहाँ पर 2C लिखा है? हाँ लिखा है। तो सीरीज में इन्वर्स, पैरेलल में इन्वर्स, सीरीज में सेम। अब एक सवाल ये करते हैं भाई, के चांसेस बहुत ही रेयर हैं क्योंकि अच्छा सवाल है। मुझे लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे सेल दे दिए गए, सारे सेल की जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट और 0.5 रेजिस्टेंस इंटरनल है। तो उसको मैं करंट सप्लाई के थ्रू यूज करूँ, एक रेजिस्टेंस के थ्रू, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 0.75। तो ये ऐसा एक रेजिस्टेंस है जिसमें 24 एम्पियर का करंट जा रहा है, 0.7 ओम इसका 75 रेजिस्टेंस है। हाउ शुड बी सेल्स अरेंज, कैसे मैं इन सेल्स को अरेंज करूं? मान लो ऐसा है, फिर रो में लगाऊं कि कैसे करूं? अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। मुझे मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स यूज करनी है, तो मतलब मुझे मैक्सिमम पावर सप्लाई करनी है मिनिमम सेल्स यूज करके। तो मिनिमम सेल्स यूज करके मैक्सिमम पावर सप्लाई करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा, अगर एक सेल होती तो एक सेल का आर लिखते, बहुत सारे हैं तो हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे। इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो मेरा एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। बस इसी कंसेप्ट से आपको इस सवाल को डील करना है। तो मुझे एक बात बताओ, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मैं 4 सेल लगाता हूँ, मान लो 4 सेल लगाया, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 सेल लगाया तो इस चारों को मिला के जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2 हो जाएगा। और ऐसे कितने रो रखने के लिए बोल रहा है? 6। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5 6। तो 6 इक्वल रेजिस्टेंस 2 ओम के पैरेलल में लगते हैं। तो उसके आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? R बाई एन। यहाँ पर R की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 6 है। तो मेरा 1/3 क्या आ रहा है? R इक्विवेलेंट। तो क्या ये मेरा 1/3 है? गलत। अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँ तो ये तो 3/4 है, तो ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही जब हम 6 लगाएंगे तो मेरा 3 हो जाएगा R एक रो का। और ऐसे अगर मैं 6 रो रखूँ तो 1/2 आंसर आए, तो ये भी नहीं है। अगर मैं 4 सेल लगाऊं तो मेरा 2 एक रो का R इक्विवेलेंट आ जाएगा सीरीज में, और ऐसे 4 रो लगाऊंगा तो ये हो जाएगा /2, मतलब 1/2। ये भी मेरा R इक्विवेलेंट नहीं, क्योंकि ये इसके बराबर आना चाहिए। तो एक काम करेंगे, अब हम दूसरे वाले ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन को फास्टेस्ट मेथड करने का यही है। ईच कंटेनिंग 6 सेल, अगर एक रो में 6 सेल होंगे तो उसका R इक्विवेलेंट 0.5 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 आएगा। और ऐसे में कितने रो बनाऊँ? 4 रो। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 से। ओ मैम जी, ओ माय गॉड, ये तो 3/4 आ गया, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। इसको काटेंगे तो 0.75 ही आएगा। इसीलिए मेरा आंसर ये होगा। बहुत ही चालाकी से इसको ऐसे करना था। आगे चलेंगे, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं अभी अभी। When key is pressed at time t is equal to 0, then which of the following statement about I is in resistance AB, जिसका रेजिस्टेंस इतना है, गिवन सर्किट इज ट्रू। मुझे एक बात बताओ, जब टाइम 0 रहा होगा, जब टाइम 0 रहा होगा तब क्या, तब ये बिहेव करेगा ओपन सिंपल वायर जैसा। जब ये सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे? जब टाइम, एक मिनट, जब टाइम 0 होता है तो क्या होता है? ध्यान देना इस सवाल में। जब टाइम 0 है तो ऐसे करंट निकलेगा, ये सिंपल वायर है, ये मैंने की को क्लोज की, करंट गया गया गया। अब ये तो भाई 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। ठीक है, डिवाइड होने दो भाई, अपने को क्या।
तो एक काम होगा, क्या काम होगा, करंट यहाँ से कुछ ऐसे चला आएगा, यहाँ से कुछ ऐसे चला आएगा, या तो आप ऐसे कहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि करंट ऐसे आ रहा है क्योंकि बड़ा डंडा यहाँ है, तो ऐसे आएगा। अब कुछ करंट ये रेजिस्टेंस खींच लेगा, कुछ करंट ये। क्या एक बात बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट को ए मानता हूँ, मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी मान लूँ, तो ये भी पॉइंट, ये पॉइंट भी बी हो जाएगा, ये पॉइंट भी बी हो जाएगा, और मेरा ये पॉइंट भी बी हो जाएगा। इसका क्या मतलब, ये तो भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पर करंट जाएगा ही नहीं, मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के चला आएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। अब हम करंट निकाल लेते हैं, सिर्फ एक रेजिस्टेंस बचा है, ये तो ख़त्म हो गया, तो करंट जो होगा वो होगा वी कितना है 2/R, सिर्फ एक आर बचा है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 2 × 10⁻³ एम्पियर। कब, जब टाइम 0 था। और जब मेरा टाइम इन्फिनिटी होगा, तो जब मेरा टाइम इन्फिनिटी होगा या स्टडी स्टेट होगा, तो ये मेरा हो जाएगा सर्किट कैपेसिटर ओपन वायर, तो इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों तब सीरीज में हो जाएंगे, तो मेरा आई जो होगा वो 2 इन दोनों का आर इक्विवेलेंट 2000, तो 2 से 2 कट गया और ये हो जाएगा 10⁻³ मतलब 1 मिली एम्पियर। मतलब करंट जब स्टडी स्टेट में है, तो जब टाइम 0 था तो आई मेरा 2 मिली एम्पियर आया, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा स्टडी स्टेट आया तो करंट 1 एम्पियर हो गया, तो सेकंड ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। ये सवाल नीट में आने के चांसेस नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे वो टाइम बताना है जब चार्ज कैपेसिटर पर हाफ ऑफ मैक्सिमम चार्ज का हो। क्या हमने ये इक्वेशन पढ़ी है कि ये इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, ये क्यू क्या है पता है, मैक्सिमम है, 1 माइनस ई माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। हाँ, तो ये बोल रहा है जब मैक्सिमम चार्ज का आधा हो, तो ये हो गया ये 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी। तो क्या क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा मेरा 1/2 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी, ये बचा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करूं, इसको इस साइड लेके आ जाऊं और इस हाफ को इस साइड, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, माइनस टी बाई आर सी इजिक्वल टू 1 माइनस 1/2। हाँ, तो ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी इजिक्वल टू हाफ हो जाएगा। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्मेट है, इसको करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या, ये चीज़ जो हम बेसिक मैथमेटिक्स में सीखते हैं कि y इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स है। अगर मुझे इसको लॉग को हटाना है तो ये वाला चीज़ इधर चला आता है, ई रेज टू एक्स सिंपल, और ई रेज टू एक्स नहीं, ई इधर चला आएगा और ये इसके ऊपर पावर बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपली एक्स। बस वही चीज़ करना है। कैसे करेंगे वही चीज़, यहाँ पे हम जैसे देखो, यहाँ पर लॉग के पावर में x था, तो वो e के पावर में y जो इस साइड था आ गया, इस साइड y की जगह पर 1/2 है, तो e का पावर 1/2 हो गया, भाई। तो e की जगह पर जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे, देखो ये वाले फॉर्मेट से हम ये वाले फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो हम लॉग लेंगे और मेरा लॉग माइनस हाफ प्लस हाफ यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पर ये e का पावर y था, वैसे ही कुछ अब log का पावर माइनस हाफ इजिक्वल टू माइनस टी बाई आर सी हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम होगा। कौन सा काम होगा भाई, ये काम होगा कि ये 1/2 है, तो हम 2 को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, तो 2 का पावर हो जाएगा, तो 2 का पावर हो जाएगा -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब इस 2 को मैं ऊपर लेके चला गया, इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई आर सी, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पावर को नीचे उतारूंगा, लॉग का जो फीचर होता है, तो ये माइनस में पहले से है, लॉग पावर 2 इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अब जो टी की वैल्यू है वो आ जाएगी आर सी लॉग ई का पावर 2। इसको आप याद रख लेंगे। क्या, ये चीज़ हम रेडियो एक्टिव डीके में पढ़ते थे, जो कि अब सिलेबस से डिलीट हो गया है। हाफ लाइफ पढ़ते थे ना, तब पढ़ते थे इसको, आर सी इंटू लॉग ई का पावर 2।
मिलते हैं अगले चैप्टर में, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है अगला वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए ओके बाय।